हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अशरफ और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैक 2585 में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू ब्रांडेड कोर्स बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज हम आरएसी और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स इस सारे थर्मोडायनेमिक्स में हम इसका यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट का बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हमें आरएसी में भी हेल्प करता है। आरएसी का मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया, फुल कोर्स। उसे आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा पार्ट बताया था जो आरएसी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हम पूरा फुल कोर्स उसका पढ़ेंगे आरएसी का नहीं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ही है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोटा मोटा हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या कवर करेंगे। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पूरे कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफरेंट प्रोसेस। बस यही नहीं है, पूरा मोटा मोटा हम यहाँ पे कवर किए हैं। अंदर अभी और चीज़ें हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, डिफरेंस प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ मोटा मोटा कवर हुआ कि ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट 1 में हम ये सब डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हमारा लेक्चर वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर वीडियो, स्टडी फ्लो, टीडीएस इक्वेशन, एंट्रोपी और अलग अलग चीज़ें ईटीसी एक्सेट्रा मैंने लिख दिया ताकि आप लोग ये ना सोचें बस इतना ही टॉपिक नहीं है। इसके अंदर और डीप में जाएंगे और सब टॉपिक जो है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम अवेलेबल एनर्जी, प्योर सब्सटेंस और थर्ड लॉ और भी सारे प्रोसेस, टीडीएस इक्वेशन और भी जितने हैं वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। क्लासेस और भी जितने हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस तरह से हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये इस नॉलेज का जो हम पढ़ेंगे उसका यूज कहाँ करेंगे? तो उसका यूज हम करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम, जो हर स्टूडेंट का फर्स्ट प्रियोरिटी होता है गेट एग्ज़ाम। आईएएस के एग्ज़ामों में हम इसरो के थियरी पार्ट नहीं, इसरो के इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो इंटरव्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी हम कवर करेंगे, इसलिए हमारे साथ पूरे लेक्चर में बने रहिएगा। उसके बाद पीएसयू के एग्ज़ाम में, अलग अलग एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में, फिर ओवरऑल हम सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो यूज कर ही सकते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम तो कहीं से भागा नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक कोट लिखा है, यू जस्ट कैन नॉट बीट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप। यह मेरा फेवरेट कोट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उसको कभी नहीं हरा सकते जो कभी हारने के लिए तैयार ना हो। कितना बेहतर कोट है। और ये क्यों मैंने लिखा है, इसका लॉजिक ये है कि इस एग्ज़ाम में हमें इसकी ज़रूरत है। हमें ब्रीथ को होल्ड करके रखना होता है, सांस को अंतिम सांस तक हमें लड़ना होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? तो हमें मालूम है थर्मोडायनेमिक्स की इंटरेक्शन होता है सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग का सिस्टम के साथ। किसका इंटरेक्शन होता है? हीट का इंटरेक्शन होता है। जब हीट का इंटरेक्शन होता है तो इसे थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ऑब्जर्वेशन, जिस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारे सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। जो अंदर द ऑब्जर्वेशन होता है उस पर इफेक्ट डालता है, तो उसे बोलते हैं ये इफेक्ट डालता है सिस्टम पे। तो हीट का इंटरेक्शन होता है तो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये पार्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊँ, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको धूप में रख दिया, सराउंडिंग में रख दिया, वो धीरे धीरे गर्म हो गया, या ठंडा भी हो सकता है जब ठंडा मौसम हो, तो उस पर इफेक्ट आया ना, वो आपका सिस्टम था, अंडर द ऑब्जर्वेशन था, और उसका इफेक्ट आया उसमें, किसकी वजह से? हीट इंटरेक्शन की वजह से। तो सब क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया। सिंपल, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ थ्रीज, थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ थ्रीज। ये आप बहुत सुने होंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स जो होता है स्टडी ऑफ थ्रीज होता है। कई बच्चे होते हैं इसको सुने होते हैं, बस इसको मालूम नहीं होता कौन सा थ्रीज है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो थ्रीज क्या है। एनर्जी है, इक्विलिब्रियम है, एंथैल्पी है। एनर्जी किस तरह है? क्योंकि एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। इक्विलिब्रियम किस तरह? क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करते हैं, हम इक्विलिब्रियम पे सिस्टम के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम इसका। एंथैल्पी हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं। एंथैल्पी क्या है, किस तरह से है, तो हम इसमें आगे देखेंगे। स्टडी ऑफ एंथैल्पी होता है, यानी 3 थ्रीज हमें पता चल गए। आगे देखते हैं
देखिए बहुत सिंपल है, मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ और आपको सिंपली मैनर सब समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज सिस्टम। देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है। सिस्टम क्या है? अंडर द ऑब्जर्वेशन, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है वो सिस्टम है। सही है। ए कंट्रोल रीजन इन ए स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन, जहाँ हम जिस पर अटेंशन करते हैं। जैसे अर्जुन के वो द्रोणाचार्य वाली कहानी सुने होंगे, अर्जुन का निशाना कहाँ था? केवल आँख पे, तो उसका सिस्टम हो गया। और उसके अगल जो पेड़ पौधे थे वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो वही तो है सिस्टम। और सराउंडिंग क्या है? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। जैसे युधिष्ठिर को दिखाई दिया, जो भीम को जो दिखाई दिया, जो दुर्योधन को दिखाई दिया, वो सराउंडिंग था। समझ में आया? मज़े में पढ़िए थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ नहीं है, बस यही तो है ज़िंदगी। चलिए, ओपन सिस्टम क्या है? एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होगा, ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लोज सिस्टम क्या है? केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? किसी का नहीं ट्रांसफर होगा, नहीं तो मास का, ना इधर एनर्जी का। देखिए, ना इधर किसी का नहीं। तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या हुआ? जैसे पाइप हुआ, पाइप में मास फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, तो पाइप क्या हो गया? हमारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या है? बकेट, एक बकेट लिए, उस बकेट में वाटर रखे हैं मान लीजिए, तो वो वाटर उतना ही बना हुआ है, और वो वाटर उतना ही बना हुआ है, और बकेट का जो वाटर है वो गर्म हो गया है, यानी हीट का इंटरेक्शन होगा और मास का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसका एग्जांपल क्लोज सिस्टम का हो गया। और आइसोलेटेड सिस्टम जैसे थर्मोप्लास्टिक हो गया, इस सब के एग्जांपल में ना इधर हीट का ट्रांसफर होता है, ना इधर मास का ट्रांसफर होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस जो है क्लासिकल अप्रोच है। माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस क्या है? क्लासिकल अप्रोच है। किस तरह क्लासिकल अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुराना अप्रोच है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो क्लासिकल अप्रोच है, पुराना अप्रोच। क्यों? इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एवरेज बिहेवियर ऑफ एटम देखते हैं, एटम्स के एवरेज बिहेवियर को देखते हैं कि एटम का एवरेज बिहेवियर क्या है। जैसे एक कमरा है और उस कमरे में एक मालिक्यूल को आपने पकड़ा, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, एक मालिक्यूल 20 डिग्री सेल्सियस पे है, एक 23 पे है, इसी तरह 29। तो अगर आपको एवरेज देखते हैं, जैसे सारे टेम्परेचर को ऐड कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 मालिक्यूल को पकड़े 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस हो गया, यानी एवरेज प्रोसेस हो गया। और कंटिन्यूम अप्रोच, ये कंटिन्यूम अप्रोच होता है, कंटिन्यू होता है ये क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में क्या होता है? इससे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिवाइस, स्टैटिस्टिकल भी प्रोसेस भी बोलते हैं। एक इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल मालिक्यूल्स ऑफ अप्रोच, अलग अलग मालिक्यूल्स अप्रोच को देखते हैं, इंडिविजुअल। और इसे क्या बोलते हैं? रेरिफाइड गैस थ्योरी। क्यों मैं बता रहा हूँ ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके आईएएस के एग्जाम में, इसरो के एग्जाम में ये नाम आ सकते हैं। इसमें हम डीप में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नाम तो मालूम होना चाहिए कम से कम। वो इतना एक्सेप्ट करते हैं, हमें नाम कम से कम मालूम हो कि रेरिफाइड गैस थ्योरी किसको बोलते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस जो होता है, जो हम यूज नहीं करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में, हम बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस यूज करेंगे। तो उसमें हम रेरिफाइड गैस थ्योरी का यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ तो बेमतलब का नहीं लगाता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मतलब रिप्रेजेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी कितने तरह के करते हैं? हम बचपन से जानते हैं, 2 तरह के। आपने इंटर के और जेईई के प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं जो मास पे डिपेंड करते हैं, वो क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या हुआ? प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, कंडक्टिविटी हुआ, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कैसे एग्जांपल हैं? हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं ताकि एग्जाम हॉल में हमें अच्छे से याद आ जाए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस तरह से, ये प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए ये वाल है, तो इस पर प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं? यहाँ से कोई मालिक्यूल्स आया, इस पर वेलोसिटी चाहे, इसको धक्का दिया, तो यहाँ प्रेशर हम यहाँ से जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा यहाँ उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा। अब जितना ज़्यादा वेलोसिटी आएगा उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? हम जानते हैं गैस थ्योरी इक्वेशन से जो वेलोसिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब जब वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो इस तरह से वो मास पे डिपेंड ही नहीं किया, प्रेशर ओवरऑल, यानी प्रेशर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको आधा काट दिए तो इसका भी टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस ही तो होगा, बदल तो नहीं जाएगा। यानी मास कम कर दें लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहा, यानी ये भी मास पे डिपेंड नहीं किया, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसको याद कैसे रखना है? इन है इसमें, यानी इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इसलिए मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल, बहुत सिंपल होता है थर्मो। अगला है कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी वो तो मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होगी, माइक्रोस्कोप में जाएंगे तब बदलेगा ना। हम तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अपना रहे हैं तो कंडक्टिविटी बदलेगा नहीं, क्योंकि मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टी हो गई, इसलिए कंडक्टिविटी जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगला देखते हैं हम, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट समझते हैं कि ए बट बी, मतलब ए अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा रिजल्ट। आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है। एक मान लीजिए एक और है, ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको मास से डिवाइड कर दिए, तो हम एक्सटेंसिव डिवाइड क्या होता है, एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड करता है, मास से डिवाइड कीजिए कर दिए तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा मतलब इंटेंसिव हो गया। ठीक है, समझ में आया। इसे बोलते हैं, इसे क्या वो ए भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, मास, एंट्रोपी, एनर्जी, ये सब क्या हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गए। कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गए, थोड़ा सा हम लॉजिक अगर लगाएं तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम है, एक है, अगर इसमें 1 लीटर वॉल्यूम है, वाटर है, और उसको आप तौलेंगे तो उसका मास कुछ अलग आएगा। 2 लीटर वॉल्यूम है, उसका तौलेंगे उसका मास कुछ अलग आ जाएगा, यानी वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, तो क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मास खुद डेफिनेशन से ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, एंट्रोपी भी इसी तरह और एनर्जी भी इसी तरह हमारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए। चलिए आई होप आपको इतना समझ में आएगा, इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे, तो वेरी सिंपल, मान लीजिए एक प्रोसेस है इस तरह, पहले हम डिफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं। आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं और बी से फिर आप वापस ए पे आ रहे हैं, तो अगर आप ए से बी से चले जाते हैं और बी से वापस आ सकते हैं, रिवर्सिबल मतलब बी से ए वापस आ सकते हैं, और आने ए पे फिर वापस आ गए, तो जो शुरू में ए और बी पे, शुरू में ए पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टी थी, वही लास्ट में यहाँ आने पर भी सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टी होगी। समझ में आया। यानी जो शुरू में जो प्रॉपर्टी थी, यानी ए जब इनिशियली आप आए ए पॉइंट पे, तो सिस्टम और सराउंडिंग कुछ प्रॉपर्टी होगी। अब ए से बी पे गए, फिर बी से सी पॉइंट पे आ गए, यानी रिवर्स पाथ तो रिवर्स हो गया। अब पाथ रिवर्स होने के साथ ही ये पॉइंट पे आए हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टी फिर हमें वही मिलती है, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। यहीं पे मैंने डिफिनेशन में लिखा भी है, ए प्रोसेस विच व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग कम्स बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट पे आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसको हमने फर्श पे इसको पुश कर दिया, ढकेल दिया, यहाँ ब्लॉक जाकर रुक गया। अब ब्लॉक को मैंने वापस पुश किया, ब्लॉक फिर यहाँ पे आ गया, ब्लॉक फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे रुक गया, इसी पोजीशन पे आ गया। क्या इसको रिवर्स प्रोसेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ब्लॉक फिर वापस यहाँ पे आया तो, लेकिन यहाँ पे इसका जो एनर्जी खर्च हुआ होगा वो सराउंडिंग में चला गया फ्रिक्शन की वजह से। जब सराउंडिंग में चला गया तो सराउंडिंग को वापस नहीं किया, तो क्या हो गया है, अब बाद में ए और बी सेम कंडीशन में नहीं आ पाए, यानी इस पोजीशन तो सेम आ गया, इसलिए इसको रिवर्सिबल, लेकिन सेम एनर्जी ट्रांसफर हीट इंटरेक्शन का वो सेम नहीं हो पाया, यानी इसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यानी ड्यू टू द फ्रिक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। बेसिक हमें मालूम है। चलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस तो मैंने बताया, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे, हम फिर वापस हीट दोनों क्या सिस्टम और सराउंडिंग सेम स्टेट में नहीं आ पाएंगे। जैसे हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी इसका प्रोसेस हो गया, फ्रिक्शन हो गया, मिक्सिंग का फ्लूइड हो गया, फ्री एक्सपेंशन हो गया, ये सब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आएंगे। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा, सिंपल है। अब यहीं पे एक टर्म आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, इसको हम आगे देखेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इंतजार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम, आइडियल गैस इक्वेशन, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं हम, एक बात याद रखिएगा, पूरा कोर्स कवर होगा। अब देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन कब होगा, कोई गैस आइडियल गैस कब होगा, तो उसका एक कंडीशन होता है, कोई गैस आइडियल गैस होगा तो जैसे टेम्परेचर हाई होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर क्या होगा, बहुत लो होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा। इससे क्या होगा, गैसों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। गैसों के बीच की दूरी अगर बढ़ गई तो गैसों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं रहेंगे, यानी गैसों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को, यह स्टेट जब इस तरह का हम बना लेते हैं तो उसे आइडियल गैस कहते हैं। गैस हमारा आइडियलिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, आइडियलिटी की तरफ जा रहा है, हमारा गैस आइडियल हो गया, इसको बोलते हैं। समझ में आया।
तो इसको अब आइडियल गैस इक्वेशन यहीं से, अब आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ेंगे। क्या आइडियल गैस इक्वेशन, चलिए देखते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन जानने से पहले हमें कुछ बातें जाननी चाहिए। वो क्या है कि बॉयल्स लॉ, हमने बेसिक 10th में या 12th में पढ़ा होगा। सिंपल सा डिफिनेशन। बॉयल्स लॉ क्या है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इट इज बॉयल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ हो गया। अब चार्ल्स और बॉयल्स लॉ हमें सीखा, चार्ल्स और बॉयल्स, ये था बॉयल्स लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यहाँ पे चार्ल्स लॉ था वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। हमने यहाँ पे सीखा। अब इसका यूज किस तरह है, अब दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने गैस इक्वेशन बनाया। गैस इक्वेशन क्या बना, पी बी इक्वल टू एम आर टी, पी बी इक्वल टू एम आर टी, उसका गैस इक्वेशन बना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ कौन सा टर्म क्या है, तो पी क्या हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको नोट कर लीजिए। जो चीज़ें मैं नहीं लिखा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोलता भी हूँ तो उसको भी आप नोट कीजिए। कभी कभी मैं बोलूँगा, नोट कर लीजिए इसको, तो आप नोट कर लीजिएगा कि पी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। और यहाँ पे एम क्या है, मास है। और आर क्या है, नोटिस आर यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। तो अब यहाँ से हम क्या लगेंगे, आर इक्वल टू होता है आर अपना मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे ये वाला आर क्या है, ये वाला आर है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। पॉइंट टू बी नोटिस माय लॉर्ड, आर क्या है, क्या आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या है, मैंने क्या लिखा। और देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू 0.287 होती है किलो जूल पर केजी केल्विन। हमें यूनिट हमेशा ख्याल रखना है, हम यूनिट को जैसे क्वेश्चन गलत कराते हैं कभी कभी और हमारा रैंक खराब होता है, फिर हमें क्या होता है, तो आके का जानते हैं आप क्या होता है। तो आर क्या है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। किसके लिए है, एयर के लिए। पॉइंट टू बी नोटिस, एयर के लिए है, एयर के लिए है क्या, आर के लिए 0.287। चलिए ये हमारा आर हो गया। अब हमने यहाँ पे एक जिक्र किया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको किस तरह टर्म करेंगे, तो एक और गैस इक्वेशन इस तरह लिखते हैं, पी बी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ एन क्या है, एन डिपेंड, एन मोल होगा या किलो मोल होगा, इस तरह होगा। और आर के यहाँ पे, यहाँ आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इससे मुझे स्मॉल आर से लिखना चाहिए था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आर क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर मान लीजिए, आप लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इस आर को। इस आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, यानी एन की वैल्यू क्या लिखें, किलो मोल में, एक चीज़ के लिए, एयर के लिए। इसको आप याद रखेंगे, आप चीज़ों को समझ लिए हैं, चीज़ों को आप मेमोराइज रखेंगे, अब चीज़ों को एग्जाम में अप्लाई करेंगे, आप अच्छा रैंक लाएंगे, अच्छी जॉब करेंगे, ज़िंदगी में सफल रहेंगे, खुश रहेंगे, और क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये हम बेसिक जानते हैं, आप सेमेस्टर एग्जाम में पढ़े होंगे कभी भी। तो वेरी सिंपल है, मैं एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। अगर ए और बी ब्लॉक एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, कौन सा इक्विलिब्रियम में भैया, किस इक्विलिब्रियम में है। अब मैं आपको बता दूं इक्विलिब्रियम कई तरह के होते हैं, उस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को कई तरह के होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। वहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन उसका नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है और जो मोस्टली हम तो सब कोर्स कवर कर रहे हैं, बस एक आध हेडिंग अगर इधर उधर चला जाता है उससे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको और डीपली डिस्कस करूँगा उसको, अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी ज़रूरत महसूस होगी आप लोग को। तो आई एम हीयर, मैं 24 घंटा हूँ। देखिए ए और बी क्या है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, किस इक्विलिब्रियम में, ये पॉइंट टू बी नोटिस, थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी इंडिपेंडेंटली, मतलब बी और सी अलग से एक चक्कर चल रहा है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो अरे कहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ए और सी भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। समझ में आया, यही तो है जीरोथ लॉ, ये तो साइंस की खूबसूरती है, थर्मो खूबसूरती है जो आपको नज़र आ रहा है। तो मैं आप पढ़ूँ क्या, चलिए पढ़ देता हूँ। इफ द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी सेपरेटली, मैंने लिखा है, देन सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी ए। इसे किसने लिखा है, पॉइंट टू बी नोटिस, मैंने लिखा है आर एच फोलर। क्यों मैंने इसको लिखा है, आर एच फोलर पढ़े, आर एच फाउलर पढ़े, क्यों मैंने लिखा है, कभी कभी हमारे अच्छे एग्जाम में, जैसे हुआ इसरो हुआ, आईएएस के एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। आर एच फाउलर लॉ क्या है, कौन जानता है भाई आधे से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे और आप जानेंगे तो आप इसको सही करके आएंगे, इसलिए इसको इस नाम से भी जान लीजिए। इसको आर एच फाउलर लॉ कहीं आए तो आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही समझेंगे। चलिए अगला देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि दिस इज द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हाँ भाई,
टेम्परेचर का ही तो बेसिस है। जैसे आप ठंडियों के मौसम में किसी का हाथ पकड़ते हैं, अपने दोस्त का ही मान लीजिए, उसका हाथ पकड़े, आपको अपने दोस्त का हाथ का टेम्परेचर कुछ नहीं मालूम चला, मतलब ना ठंडा मालूम चला ना गर्म, यानी आपका टेम्परेचर भी उतना ही है, यानी आप दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। अब आप दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, अगर आप फिर पकड़ें, आपको उसका हाथ गर्म मालूम चला, यानी आप दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी आप दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी आप दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, तो हीट ट्रांसफ़र होगा तब आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, और थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो आप कहेंगे कोई टेम्परेचर नहीं है, तो अरे तुम्हारा भी सेम टेम्परेचर मेरा है, यानी टेम्परेचर तो बेसिस हो गया ना हीट ट्रांसफ़र का, यानी दिस इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। यही तो जीरो क्लास था, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, इसी तरह हो जाएगा, सब आसानी, कुछ भी कठिन नहीं होता है। ये भी तो थर्मो तो कुछ नहीं है भाई, थर्मो। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या है, तो ए वेरिएबल इज नोन एज पॉइंट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ पाथ, मीन्स जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, जो पाथ पे डिपेंड ही ना करे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड, यानी पाथ को फॉलो नहीं करता है, उसे बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। जैसे पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे प्रेशर, आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाएं, इस रास्ते से जाएं चाहे इस रास्ते जाएं, प्रेशर डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा उस पॉइंट के बीच में, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अगला हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर मालूम चला गया, ये भी पॉइंट फंक्शन हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, ये भी पॉइंट फंक्शन। ऑल द प्रॉपर्टी, पॉइंट टू नोटिस, ऑल द प्रॉपर्टी, जैसे एंट्रोपी भी, ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्या है, पॉइंट फंक्शन है। ऑल द प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन क्या है, जो पाथ पे डिपेंड ना करे। तो अब यहाँ पे आता है एक, यानी पॉइंट फंक्शन क्या हो गया, इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो। पॉइंट, ये पाथ पे डिपेंड, जो पॉइंट फंक्शन है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यानी इसका ओवरऑल घूम के आएंगे, साइक्लिक फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको बोलते हैं। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या समझे हम, पॉइंट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होगा, और ऑल प्रॉपर्टीज आप क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करे, सिंपल मैं पढ़ देता हूँ। ए वेरिएबल इज नोन एज पाथ फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। मैंने गलत लिखा, यहाँ पे गलत डिफिनेशन लिख दिया है। ए वेरिएबल इज नोन एज पाथ फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डज नॉट, नहीं, इफ इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, यहाँ मैंने गलत लिखा, इस वर्ड को नोटिस कीजिएगा। ये तो पाथ पे डिपेंड करेगा ना, तो यहाँ पे आप नॉट को काट दीजिएगा, डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इसे बोलते क्या, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन एग्जांपल क्या हो गया, हीट एंड वर्क, तो ही तो दुनिया में पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। यानी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जैसे आपका प्रिपरेशन गेट का, IAS का, इसरो का, बार का, PSU का, कोई भी प्रिपरेशन आपका क्या है, ये एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है, आपको वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और लास्ट में जो रिजल्ट क्या है, लोग किस तरह आपको देखते हैं, लोग आपको देखते हैं पॉइंट फंक्शन की तरह, लोग देखते हैं आपका रिजल्ट, पाथ नहीं देखते हैं, आप कितना मेहनत किए, डज नॉट मैटर। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता लोगों के नज़र में, तो लोग क्या हो गए, पॉइंट फंक्शन को देखते हैं, और हम पाथ फंक्शन को फॉलो करते हैं। चलिए इसको बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी साइक्लिक इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, जीरो, जो मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैं समझने से पहले ये बात बता दूं, इसमें क्या होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, और ये क्या है, इसे जूल्स लॉ भी बोलते हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बात मालूम होना चाहिए कि नहीं, मालूम होना चाहिए। ये क्या लाभ था, ये क्वालिटी लॉ भी बोलते हैं इसको, मतलब ये एनर्जी के क्वालिटी को मापता है, क्वांटिटी को नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी को नापेगा, फर्स्ट लॉ है वो क्वालिटी को नापेगा। जैसे किसी हीट इंजन में हम कितना हीट दिए हैं, और ये नहीं नापेगा कितना हीट यूज हुआ, कितना हीट दिए हैं ये नापेगा, समझे। ये क्या हो गया, क्वालिटी लॉ को नापेगा, इसे क्वालिटी लॉ भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, तो और इसे जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जो मैंने बताया। इसका स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है, एक ओपन सिस्टम के लिए अलग है, फॉर क्लोज सिस्टम। तो पहले हम क्लोज सिस्टम के लिए देखते हैं। फॉर क्लोज सिस्टम नेट एनर्जी लिखा मैंने, गलत हो गया, नेट एनर्जी इंट्रैक्शन इज स्टोर्ड विद इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल एनर्जी,
यानी यहाँ पे कह रहा है कि नेट एनर्जी जो स्टोर होता है बॉडी में इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, और नेट एनर्जी को उसको किसके बराबर दिखाया, क्यू माइनस डब्लू, यानी क्यू एनर्जी दिए हैं, डब्लू वर्क कर दिया, तो नेट एनर्जी इसमें फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी में होगा। यही हमारा बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। क्या है परपेचुअल मोशन मशीन भैया? परपेचुअल मोशन मशीन मतलब ऐसे समझो कि क्या है कि पहले मैं पढ़ देता हूँ कि डिवाइस प्रोड्यूसिंग वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब बिना किसी एनर्जी को कंज्यूम किए और डिवाइस कंटिन्यूसली वर्क करता जा रहा है, कंटिन्यूसली वर्क करता जा रहा है। जैसे आपका बाइक चल रहा है और पेट्रोल भी नहीं लग रहा, अब पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बाइक चल रहा है, भैया पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी अब कोई कहे कि हमारा मशीन जो है परपेचुअल मोशन मशीन है, आप फर्स्ट काइंड वन परपेचुअल मशीन वन है, यानी वो डिवाइस ख़राब है, उसमें गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि बिना किसी एनर्जी को लिए आप वर्क कैसे कर रहे हैं भैया? ये तो गलत है ना, गलत कैसे होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ हीट फॉर वेरियस प्रोसेस। अगला देखते हैं हम, एक्सप्रेशन ऑफ हीट फॉर वेरियस प्रोसेस। क्या है एक्सप्रेशन ऑफ हीट फॉर वेरियस प्रोसेस? देखते हैं फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हमें मालूम है डिफिनीशन से फर्स्ट लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू के बराबर हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू के बराबर हो जाएगी। फार्मूला तो देखिए, यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ क्या कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? यू की वैल्यू क्या हो गई, क्यू के बराबर, यानी क्यू क्या है, हमारा हीट है, यानी अब यहाँ पे हीट हो गया, यानी अब यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ गई, एम सी बी डेल्टा टी। कहाँ से आया एम सी बी डेल्टा टी? एक्सपेरिमेंट से आया है, देखा गया कि यू की वैल्यू एम सी बी डेल्टा टी आती है। सी बी वहाँ पे होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, जिसको एक टर्म को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आ गई यू इक्वल टू एम सी बी डेल्टा टी। और किसके वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। हम इसके लिए निकालना है कांस्टेंट वैल्यू प्रोसेस के लिए, लेकिन वैलिड है किसके लिए, ऑल द प्रोसेस के लिए। समझ में आया? यानी ये हमने पढ़ा कांस्टेंट वैल्यू प्रोसेस। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगला पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करता है, डेल्टा यूज करता है, एम सी बी डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यूज जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, एम आर टी एल एन V2 अपन V1, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, जो प्रेशर होगा यहाँ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको एक और तरीके लिख सकते हैं, एम आर टी एल एन P1/P2। कैसे, P1 देख लीजिए, यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हम डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। सिंपल आइसोथर्मल प्रोसेस। फार्मूला हमें याद रखना है, फार्मूला तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, फार्मूला तो हमें हमेशा याद रखना है। तो भैया अब ये बात है, हमें छोड़ना क्या है, छोड़ना ये है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमें याद करनी है, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें रटनी है, तब कंपटीशन निकलता है। कंपटीशन तो गेम है भैया, ये तो गेम है, और इस गेम में हमें सफल होना है, बस यही तो है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप ये तो सबको मालूम होगा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस है जब क्या हो जाए, क्यू इक्वल टू जीरो, हीट इंटरेक्शन क्या हो गया, जीरो, उसे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। आगे देखते हैं क्या, आगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कई बच्चों को नाम से ही डर जाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है क्या, कुछ नहीं, नथिंग है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं है। कैसे, देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है, पी वी की पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट, यह है क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पी वी की पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट। अब पॉलीट्रॉपिक पी वी की पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसको हम प्रूव करते हैं, इसमें वर्क किस तरह क्या है। तो देखिए हमें मालूम है फर्स्ट क्लास है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हो गया क्यू का। अब डी यू को लिख देते हैं एम सी बी डेल्टा टी, डी डब्ल्यू लिख सकते हैं पी डी बी। अब यहाँ से क्यू इक्वल टू आ गया, 1 से 2 प्रोसेस हम जा रहे हैं, मान लीजिए एम। अब यहाँ से मैं इसको अभी स्किप कर रहे हैं, इसको अभी स्किप करें, अभी यहाँ इधर देखते हैं हम इधर। तो गामा इक्वल टू क्या होता है, सी पी अपन सी बी, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, इसे बोलते हैं क्या, मेयर्स लॉ। मेयर्स लॉ यही तो है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, मेयर्स लॉ। और सी बी इक्वल टू क्या होता है, आर अपन गामा माइनस 1। सी बी इक्वल, इस दोनों फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे, सी बी क्या हो जाएगा, आर अपन गामा माइनस 1। फिर वहाँ से निकालेंगे सी पी क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा गामा आर अपन गामा माइनस 1। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल के आ गया, इसको हम याद रखेंगे माइंड में, तो इसका प्रूफ हमें आसानी समझ में आएगा। अब यहाँ से डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू इक्वल टू लिखते हैं एम सी बी डेल्टा टी, डी डब्ल्यू पी डी बी। अब एम सी बी डेल्टा टी, तो यहाँ से एम
सी बी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से आर अपन गामा माइनस वन डी टी। यहाँ से पी को क्या लिख सकते हैं, तो पी को लिख सकते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए पी को लिख सकते हैं सी अपन वी की पावर एन इंटू टी पी। यहाँ से क्यू हो गया। अब यहाँ से प्रोसेस आ गया क्यू, क्यू इक्वल टू हमें ये मिला है पिछले लाइन से। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन के आ जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन तो भाई बेसिक तो आता ही है, नहीं आता तो सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना तो कभी भी सीख सकते हैं। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आ गया, गामा माइनस एन अपन गामा माइनस वन इंटू पी वन इंटू वी वन माइनस पी टू इंटू वी टू अपन एन माइनस वन, जहाँ एन क्या है बायोट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर क्लोज सिस्टम के लिए है, क्लोज सिस्टम हमने बताया कि वहाँ जो फार्मूला में यूज किए तो क्या था, क्लोज सिस्टम से हम किए थे, तो क्लोज सिस्टम के लिए हो गया। आगे देखते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट देखते हैं। तो सिंपल सा ये भी एक टर्म है, इसको हम देखना है। तो Q इक्वल टू होता है एम सी, सी क्या मतलब सी पॉलीट्रॉपिक इंटू टी टू माइनस वन, वन से टू जा रहे हैं तो एम सी पी डेल्टा टी हो गया। और सी पॉलीट्रॉपिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम सी पॉलीट्रॉपिक को लिख सकते हैं गामा माइनस एन अपन गामा माइनस वन। कैसे लिख सकते हैं, पिछले फार्मूले पे आइए, पिछले फार्मूले में आइए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं पिछले फार्मूले से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले फार्मूले से गामा माइनस एन अपन गामा माइनस वन इंटू एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू अपन एन माइनस वन इंटू एम इंटू टी टू माइनस टी वन, यहाँ से हो गया, समझे आप, आई होप समझे होंगे। यहाँ से इस वाले फार्मूले से क्यू की वैल्यू हमें ये है, अब इसको हमें यहाँ पे उठा कर रखे हैं, यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं सी पॉलीट्रॉपिक इक्वल टू ये लिख देंगे यहाँ से, तो सी पॉलीट्रॉपिक इक्वल टू गामा माइनस वन अपन गामा माइनस वन एम आर टी वन माइनस टी टू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक माइनस वन आएगा, माइनस वन, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा सी पॉलीट्रॉपिक इक्वल टू एन माइनस गामा अपन एन माइनस वन इंटू सी भी। इंपॉर्टेंट है ना, हमें याद रखना है ना, इसको हमें याद रखना है, इसको याद रखेंगे हम, इसको सीखे समझे रहेंगे, या हम डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको आपका मर्जी है, आप जिस तरह से चीज़ों को किस जाविये से देखते हैं। तो सी पॉलीट्रॉपिक मैं बता देता हूँ एन माइनस गामा अपन एन माइनस वन इंटू से भी आता है। तो हमें ये भी मालूम चल गया स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होगा, यह होगा। तो हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना, हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगला देखते हैं, अगर आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी खुशी होगी। अगला देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन जब जीरो हो गया क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी बी डेल्टा टी, क्यों हो जाएगा, फर्स्ट क्लास से आ जाइए, फर्स्ट क्लास क्या है वर्क डन जीरो, तो क्यू के वैल्यू यू के, यू इक्वल टू होता है एम सी बी डेल्टा टी, यानी यू इक्वल एम सी बी डेल्टा टी। वैलिड किसके लिए है, वैलिड है ऑल प्रोसेस के लिए, हम एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन वैलिड है किसके लिए, ऑल प्रोसेस के लिए। और यहाँ सी पी मैंने पहले ही बताया स्पेसिफिक हीट आप कांस्टेंट वैल्यू में, और सी पी क्या हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आया होगा। अगला देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वो यही तो मैंने पूछा था, एंथैल्पी पीछे हमने छोड़ दिया था, अब वही एंथैल्पी टर्म आ गया, फिर से हमने कहा था पढ़ेंगे उसको, यहाँ पे हमने पढ़ा, अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखने से पहले मैं एक टर्म को डिफाइन करना चाहता हूँ एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, इट रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं एंथैल्पी, सिंपल है, और कुछ है क्या, नहीं। अब जैसे साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको बार बार एक ही टर्म मिल रहा था यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार यू प्लस पी वी एक ही टर्म मिल रहा था। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम जो रख दिया वो एच रख दिया, और एच को किसे डिनोट कर दिया, एंथैल्पी से, एच को किसे एंथैल्पी से, तो एच इक्वल टू होगा यू प्लस पी वी। अब एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, यहाँ से हमारा आ गया फार्मूला एक, और एच इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है एंथैल्पी एम सी पी डेल्टा टी, ये भी हो गया। अब ये एच कहाँ से आया है, एच को हम सर हम आप कैसे, आप कहोगे कि सर हम कैसे कहेंगे कि यही हीट ट्रांसफ़र है, तो हम इसका प्रूफ यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, टी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू और डी पी डी वी को लिख सकते हैं डी पी वी, लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो हमारा क्या है कांस्टेंट ही तो है, प्रेशर को हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, तो इसको अंदर ले गए डी पी वी, कांस्टेंट को अंदर बात तो ले जा सकते हैं, वेरिएबल थोड़ी ना। यहाँ से डी यू इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, अब डी क्यू इक्वल टू डी कॉमन ले लीजिए यू प्लस पी वी, और यू प्लस पी वी ही तो हमारा डी एच है, पॉइंट टू बी नोटेड, यू प्लस पी वी ही तो हमारा डी एच है,
देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ साफ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप साफ दिख रहा हो, पढ़िए। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी बी इक्वल टू डी एच। डी यू प्लस पी बी डी एच है एंड डी क्यू इक्वल टू डी एच। यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया हीट ट्रांसफर जो है वो डी एच है और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ मैंने लिखा भी है एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ट्रांसफर हो गया एमसीपी डेल्टा टी यानी फ्रॉम 1 and 2, जो पिछला इक्वेशन था 1 and 2, इस इक्वेशन को 1 मान लिए, लास्ट को इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो 1 and 2 से हमारा क्या हो गया, एच इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर के बराबर हो गया। यानी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर हमें याद रखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर जो होगा एच इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी और एच इक्वल टू यू प्लस पी वी के बराबर होता है। समझ में आया? सिंपल होता है बस थर्मोडायनामिक्स, और क्या यार, कुछ भी नहीं है। बस इतना ही पढ़ने का मज़ा है, अपना मौज में रहो, अच्छे रैंक लाओ, चीज़ों को समझो, चीज़ों को बेसिक ग्रास ना। और फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। भैया ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको लगाने के बाद प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन लगना चाहिए। सारा क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, चीज़ों को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, तभी पढ़ने का मज़ा है और पढ़ाने का मज़ा है। समझे? चलिए नया देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा ठीक है 3 टर्म गामा N1। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गामा क्या है। एडियाबैटिक जो कांस्टेंट था एडियाबैटिक, और N क्या था, पाइट्रॉपिक इंडेक्स था। एडियाबैटिक इंडेक्स था गामा और पाइट्रॉपिक तो आइसोथर्मल के लिए 1। मान लीजिए पहले देखते हैं हम, तो सिंपल से शुरू करते हैं। देखिए गामा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कांस्टेंट होता था, यानी पाइट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पाइट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो कांस्टेंट होता था। और 1 क्या है, कुछ नहीं, 1 है। तो अब हमें मालूम है यह बात कि गामा की वैल्यू जो होती है एन से बड़ी होती है। गामा की वैल्यू 0.44, एन की वैल्यू से कुछ कम होती है, और एन की वैल्यू जो होती है 1 से लेकिन ज़्यादा होती है। यानी इस तरह से कुछ इक्वेशन बन के आता है। हमें मालूम है पाइट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होता है पी बी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो कांस्टेंट होता है पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस होता है पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से एक टर्म समझिएगा कि अगर मैं मान लीजिए डी पी अपन डी बी निकालूँ, डी पी अपन डी बी निकालूँ तो इसका क्या होगा, मान ली अभी नहीं समझते हैं, पहले आप इसको समझिए ना। गामा की वैल्यू एन से बड़ी है, एन की वैल्यू 1 से बड़ी है, इतना समझ में आया। पाइट्रॉपिक प्रोसेस किसको कहते हैं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये भी हम समझ गए। अगला देखते एक ग्राफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ पी और भी का। पी भी डायग्राम का हम ग्राफ जब देखेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, डी पी अपन डी पी, यही तो होगा स्लोप, स्लोप यही होगा। अब स्लोप जब ये होगा डी पी अपन डी भी, तो हमें मालूम है पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, देखिए यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस है पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखिए किस तरह आ रहा है, ये लाइन इस तरह आ रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह गया है। इसके लिए देखिए इस तरह गया, इस तरह इस तरह इस तरह गया है, इस लाइन इस तरह गया है, पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी आप देख रहे हैं, और पी बी की पावर एन, पी बी की पावर एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, ये मिडिल में ही रहेगा, इस तरह गया है। और पी बी इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरह गया है। कैसे गया है, आप स्लोप निकालिए। स्लोप क्या है, पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो गया, वो तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। स्लोप क्या होगा इसका, डी पी अपन डी बी, इसका स्लोप हो गया डी पी अपन डी बी। और डी पी अपन डी बी निकालेंगे स्लोप, जब स्लोप निकालेंगे हम देख रहे हैं, तो इस हिसाब से करो किसका ज़्यादा होगा, इस हिसाब से करो किसका ज़्यादा होगा, कौन ऊपर होगा, करो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का ऊपर करो, यहाँ पर यहाँ पे आइसोथर्मल का करो होगा, और यहाँ पे होगा पाइट्रॉपिक, और यहाँ पे होगा एडियाबैटिक। ये किसके लिए है, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है, ये किसके लिए है, जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एरिया अंडर तक और किसका है, आइसोथर्मल का है। यानी एक्सपेंशन के लिए वर्क डन सबसे ज़्यादा किसके लिए मिलेगा, पॉइंट टू बी नोटिस कीजिएगा। एक्सपेंशन के लिए सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके लिए मिलेगा, इसका ये सबसे ऊपर है तो एरिया अंडर तक और इसका ज़्यादा है तो वर्क को डिपेंड करेगा, तो एक्सपेंशन के लिए सबसे ज़्यादा वर्क मिलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। लेकिन जब हम जाते हैं कंप्रेशन में, देखिए कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन में जाते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा कर्व का एरिया किसके लिए है, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा कर्व का एरिया किसका है, पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यानी कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा वर्क मिलेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो समझ में आया, इस तरह से चीज़ें हैं, इस तरह से हमें समझना है, इस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। और कंसेप्ट हमने किस या कहाँ से ग्राफ बनाया, इस कंसेप्ट को यूज किया। सोचो ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप बना पाते नहीं बना पाते, इसे आप खुद समझिए, जानिए, और चीज़ों को मेमोराइज कीजिए, जानिए, अच्छे से समझिए, फिर अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में, फिर उसे क्वेश्चन लगाइए। चलिए
अगला देखते हैं वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम। अब तक हमने जितना पढ़ा है वो था क्लोज सिस्टम के लिए, अब हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के लिए। तो वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम के लिए हम जब पढ़ेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले प्रेशर जब कांस्टेंट है, वर्क डन फॉर यानी आइसोबारिक प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, डी पी इक्वल टू 0 हो गया। और हमें मालूम है ये फार्मूला पॉइंट ये फार्मूला मोनोटिस कीजिएगा कि वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी टी पी। ये कहाँ से आया तो पूछोगे सर कहाँ से आया, हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे अच्छे से। वर्क डन इसके लिए कहाँ से है, हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या जानना है, हमें इस पॉइंट पे जानना है कि इसके लिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है ओपन सिस्टम के लिए, वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वी टी पी। ठीक है, अब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर डिफरेंस हमारा 0 होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, यानी कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन 0। क्यों, क्योंकि वर्क डन होता है ओपन के लिए माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी टी पी, डी पी इक्वल टू 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। समझ में आया ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए कांस्टेंट वैल्यू के लिए वर्क डन इक्वल टू माइनस वी टी पी, यानी वी इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी प्रेशर अवेलेबल है तो प्रेशर को इंटीग्रेट करके माइनस वी पी टू पी वन, यानी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया वी पी वन माइनस पी टू। इस तरह से हम रीअरेंज कर दी, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हो गया। अगला देखते हैं हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी बी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 वी डी पी। तो वी को हम रिप्लेस करते हैं किससे, सी बाई पी से, एक ही वेरिएबल रखे हैं तो यहाँ से हो गया माइनस सी। अब इसको इंटीग्रेट किए एल एन पी टू अपन पी वन, या वर्क डन को इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस सी एल एन, इसको नहीं माइनस सी एल एन पी टू अपन पी वन वही तो लिखे हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस सी लगा के सी एल एन पी वन अपन पी टू। समझ में आया, यह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। देखिए चीज़ें कितनी सिंपल है, हमें बड़ा नहीं बनाना है कुछ भी, हमें चीज़ों को लेंदी नहीं बनाना है, हमें चीज़ों को मगअप करना है। बेसिक समझ के मगअप कर ले, फिर उसको फार्मूले को मेमोराइज कर लें, कंसेप्ट को समझ लें, फिर सवाल को अप्लाई करें, सवाल लगाएं, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। इस तरह हम चीज़ों को सवाल करेंगे, जवाब करेंगे और चीज़ों को हम समझते जाएंगे, हमारा अच्छा रैंक आएगा, अच्छा जॉब मिलेगा, खुश रहेंगे, और क्या ज़िंदगी है बस। अगला देखते हैं, हम यहाँ पे देखा, अगला देखते हैं पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए वर्क डन हमने निकाला माइनस सी एल एन पी टू अपन पी वन। तो अब हमें एक और है, मतलब यही है सेम, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे पी बी इक्वल कांस्टेंट, पी वन इक्वल पी टू इक्वल सी कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, वर्क डन हमारा ये निकाले थे माइनस सी एल एन पी टू अपन पी वन, इसको क्या लिख सकते हैं, सी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी वन इंटू वी वन या पी टू इंटू पी टू, यहाँ पर हमने लिख लिया। देखिए अब प्लस चिन्ह लगाने के लिए हम इसको उल्टा कर दिए हैं, तो प्लस वी वन इंटू पी वन एल एन पी वन अपन पी टू, यानी आप पी वन इंटू वी वन लिखें चाहे पी टू इंटू वी टू लिखें, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट आइसोथर्मल पता है पी वन इंटू वी वन इक्वल पी टू इंटू वी टू, यानी वर्क डन आ गया पी वन वी वन एल एन पी वन अपन पी टू, पी टू एल एन पी वन अपन पी टू। या मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, यही है, मैंने इसको और डिटेल्स में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। आगे हम देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़े, अभी जस्ट पढ़े भैया, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसके लिए वर्क डन निकाले हम बकायदा माइनस सी एल एन पी वन अपन पी टू। समझ में आया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता दूँ, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन, पहली बात ये आपको मालूम होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। कहीं भी किसी एग्जाम में आ सकता है, नहीं गेट में आएगा तो किसी और एग्जाम में आएगा, हमें तो कई एग्जाम देना है भैया, केवल गेट के भरोसे प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है, कंपनियां बिक रही हैं, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में है कि नहीं, कहाँ मतलब पूरा एकदम दिमाग में लेके चलिए, कई चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है आजकल। देखिए अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है, एरिया प्रोजेक्ट ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इक्वल होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रॉपर्टी क्या है, एरिया प्रोजेक्ट अंडर द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस बराबर होता है, यानी सो वर्क डन फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज आर इक्वल। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो वर्क डन बताया है, यही वर्क डन आपने सेम क्लोज सिस्टम के लिए भी पढ़ा होगा, और सेम आप देख रहे हैं ओपन सिस्टम के लिए भी यही वर्क डन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक की खास बात है कि ये जो एरिया इंटरसेप्ट होगा ऑन दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस सेम होगा, इसलिए वर्क डन हमारा क्या आ गया, बोथ फॉर, यहाँ पे मैंने लिख दिया सो वर्क डन फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज आर इक्वल। समझ में आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, क्या गजब का ये थर्मो है यार, मज़ा तो आ रहा मुझको, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, पॉलीट्रॉपी प्रोसेस। पॉलीट्रॉपी प्रोसेस मैंने क्लोज सिस्टम में पढ़ा, यहाँ पता है पढ़ते हैं पॉलीट्रॉपी प्रोसेस। पी बी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी बी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस बी टी पी,
क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन करता है माइनस ऑफ VTP यानी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस, और V को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से C की पावर 1/n अब P की पावर 1/n इंटू TP, ये इसके लिए वर्क डन हो गया। यानी वर्क डन यहाँ W इक्वल टू हो गया माइनस C की पावर 1/n इंटीग्रेशन है P की पावर -1/n इंटू TP। मैं कैलकुलेशन पार्ट पे उतना नहीं जा रहा हूँ, अब चीज़ों को समझेंगे ये उम्मीद है मुझको। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू हो गया माइनस C की पावर 1/n अब P की पावर 1 - 1/n अपन 1 - 1/n 2 की पावर 1 से 2 P1 से P2 जा रहा है। तो यहाँ से C को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने C को रिप्लेस कर दिया और यहाँ लिख दिया वर्क डन इक्वल टू माइनस P की पावर n इंटू V और P की पावर 1 - 1/n अपन 1 - 1/n प्लस 1 से 2। अब आगे देखते हैं, इसको मैंने जब रिप्लेस किया, हर चीज़ अरेंज किया, तो यहाँ से वर्क डन निकल के आया। क्या निकल गया है याद करें, n वर्क डन निकल गया है n इंटू P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू V2 अपन n-1 P की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। और वर्क डन फॉर उस सिस्टम के लिए क्या था मैंने पढ़ाया, वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू V2 अपन n-1 किसका फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें n का, n क्या है पाई टॉपिक इंडेक्स। समझ में आया, क्या गजब का हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हमने यहाँ पे सारा लेक्चर हमने कवर कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने पार्ट 1 को लगभग हमने पार्ट 1 के सारे लेक्चर को हमने कवर किया जैसे हमने कहा था। अब यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं, आप हमारे चीज़ों को समझते हैं, अच्छा लगता है आपको, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ये हमें आपसे उम्मीद रहती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आप कमेंट कीजिएगा, ये भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। लाइक कीजिएगा, ये भी मोटिवेशन काम करता है। शेयर कीजिएगा, ये भी मोटिवेशन काम करता है। ये सब वर्क आपके लिए है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और अगला पार्ट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का हम पार्ट 2 जो देखेंगे वो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस कोर्स को हम जल्दी से ख़त्म करें, फिर नए कोर्स की तरफ बढ़ें। और नया कोर्स क्या होगा वो आपके डिमांड पे होगा, आप जो कोर्स कहेंगे हम वो कोर्स हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।